रिजल्ट आया तो क्या एक्सप्रेशन थे आपके घर वालों के? सर ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि रिजल्ट आने के 1 घंटा पहले और रिजल्ट आने 1 घंटे बाद के जो हालात थे मेरे घर के और बाहर के जो लोग खड़े थे वो बिल्कुल अलग थे। मतलब एक आपकी नज़र चेंज हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो तो मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। वो जो लोग लेंगे सिलेक्शन वो जब खुद करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो बहुत कुछ चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, लोग आपको सुनने लगते हैं। क्योंकि जो पहले तो आपको कोई नहीं सुनता है कोई ध्यान नहीं देता है, जो लोग फ़ोन नहीं उठाते वही आपको फ़ोन करने लगते हैं खुद। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इस जॉब लेने के बाद आपको ही पता चलेगा। स्टूडेंट जो सपना देख रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में जाने का, क्योंकि नई भर्ती आने वाली है 2023 लास्ट तक, आइए आपको मिलवाते हैं दिव्यांश गुप्ता से, जिन्होंने अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर किया है और इनको मुरादाबाद डिवीजन अलॉट किया गया है और टीआरडी पोस्ट में ये सिलेक्ट हुए। जानते हैं कि इन्होंने ये सफ़र कैसे तय किया, कितना संघर्ष रहा उसमें, कैसे फिजिकल की तैयारी करी, कैसे इन्होंने रिटन एग्जाम की तैयारी करी, कि ये क्या पढ़ाई में शुरू से तेज थे या फिर आप लोगों की तरह एक आम जैसे एवरेज बच्चा होता है वैसे ही था। तो स्वागत है दिव्यांश जी आपका। कैसे आपने पढ़ाई करी, यहाँ तक कैसे संघर्ष किया आपने? थैंक यू सर यहाँ बुलाने के लिए, और कोशिश करूँगा अपना जो भी मैंने मतलब मेरे साथ चीज़ें घटी हैं वो सही से बताऊँ ताकि आने वाले लोगों के लिए मदद हो सके। और सर पढ़ाई की बात है तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इस मजबूत फैमिली से नहीं था, तो मेरी पढ़ाई बीएससी तक ही हुई। और बीएससी में कर ही रहा था कि उसी समय आजम सर हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो फिर उन्होंने मुझे कंपटीशन के लिए मतलब बोले कि आप करो, तैयारी करो, आपका हो सकता है हो जाए। तो मैंने भी सोचा ठीक है करते हैं, शुरू करते हैं। तो मैंने 2018 में पहली बार ग्रुप डी दिया था, ठीक नंबर आए थे, तो फिर मैंने आगे भी उसी से कंटिन्यू किया। अच्छा, आपने जैसे अभी नाम लिया है आजम सर का, तो यहाँ पे कोचिंग करते थे, बहुत अच्छी कोचिंग है यहाँ पे, मैं नंबर दे दूंगा। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो आजम सर वहाँ के डायरेक्टर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैंने भी वहाँ मैथ पढ़ाई है, तो मतलब हर एक बच्चे को वो मूल्यांकन करते हैं कि बेटा तुम इस पोस्ट के लिए जा सकते हो, तुम्हारा ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो नंबर आपको दे रखा है, वहाँ पे आप जाके तैयारी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा उनका सिलेक्शन रेट भी है, रेलवे में काफ़ी बच्चे उनके सिलेक्ट हुए हैं, अदर में भी बैंक वगैरह में भी काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हुए, तो नंबर उनका मैंने दे दिया है। अच्छा, आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए कब सोचा कि हाँ चलो, आजम सर से आपकी मुलाकात हुई कि आपको कब लगा कि हाँ चलो मुझे करना चाहिए? सर मैंने आपसे कहा ना कि मतलब इतना स्ट्रांग फैमिली से नहीं हूँ, तो ज़्यादा आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता। तो फिर कुछ दोस्त थे, कुछ टीचर्स भी आप जैसे आजम सर जैसे लोग मिले, तो उन्होंने भी कहा कि बेटा ज़्यादा आप मतलब नहीं कर रहे हो तो आप कंपटीशन में आ जाओ, और कंपटीशन एक सरल रास्ता है आपको कुछ अचीव करने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो फिर मैंने वैसे से स्टार्ट किया। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं या फिर और जो बेचारे नीचे हैं इससे भी, तो सरकारी में क्या होता है कि फीस कम होती है, आपके पास ठीक ठाक समय टाइम मिल जाता है और आप अपनी मेहनत से जो है वो यहाँ तक अपना जो भी टारगेट है वो अचीव कर लेते हो। अच्छा, तैयारी करते समय आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किससे मिला और कि कैसे मिला उनका? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरे मम्मी पापा से ही मिला, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही कहा कुछ मत करो, कोई प्राइवेट जॉब नहीं, कुछ नहीं आपको करना है, सिर्फ आपको अपनी तैयारी करना है। मम्मी हमेशा कहती थी कि मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे घर में एक जॉब होनी चाहिए और वो तुम ला के दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो उनका भी सपोर्ट मिला। उसके बाद मेरे कुछ दोस्त थे, जैसे मुकुल भैया थे, राहुल कटियार भैया थे, तो इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। बाकी टीचर्स, मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मुझे आजम सर, अंकित सर, अक्षय सर जैसे लोगों का साथ मिला, क्योंकि ये लोग सच में बहुत अच्छा पढ़ाते थे। देखिए, टीचर्स जो है वो एक मार्गदर्शन होता है, लेकिन ऐसे बच्चे जब मेहनत करते हैं तो हम लोग का मनोबल और बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हीं की सफल मेहनत है पूरी, हम लोग का बस खाली मार्गदर्शन है। तो मैं सारा श्रेय इन्हीं को देना चाहूँगा। ठीक है, तो आप ये बताइए कि सोशल मीडिया से आपने अपने आप को कैसे दूर रखा, और अपने जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो नेगेटिविटी बोलते रहते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो कहते हैं अरे यार तुम मत पढ़ो, बहुत पढ़ लिया, अब चलो घूम के आते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये नेगेटिविटी होती है। अगर आप इनसे बच गए तो सिलेक्शन पक्का ही है। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत बुरी चीज़ नहीं है, पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ। सोशल मीडिया की कुछ चीज़ें खराब हैं। जैसे मैं जब तैयारी स्टार्ट किया था 2020 के अप्रॉक्स, मैंने अपना जो फेसबुक अकाउंट था वो मैंने डिलीट कर दिया था। तब से मैंने आज तक नहीं खोला, और इंस्टाग्राम तो मैंने कभी चलाया ही नहीं। रही बात यूट्यूब की वगैरह, तो आपको ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कोविड काल में मैंने सारी तैयारी यूट्यूब से ही की। कुछ टेलीग्राम के ग्रुप थे जहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी का मटेरियल मिलता, तो मैंने वो भी किया। तो सोशल मीडिया कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसका सही यूज करना आपको आना चाहिए। रही बात
चार लोगों को कहने वाली, तो ज़िंदगी में आप उन 4 लोगों से बच के रहिए जो कुछ कहते हैं। उनका काम है कहना, वो कहेंगे, उनको कहने दीजिए। आप अपने मतलब जो आपने सपना देखा है उसके लिए लगे रहिए, प्रयासरत रहिए और आपका हो जाएगा। कितनी अच्छी बात बोली है कि देखिए सबसे ज़्यादा आपको सोशल मीडिया जो है वो लगभग अब हर फ़ोन में पहुंच चुकी है, तो आपको बचना है वहाँ से, लेकिन यूट्यूब का जो है वो साथ हमेशा पकड़ के रखना है। वहाँ पे आप अपनी एजुकेशंस जितनी वीडियोस हैं वो देखते रहिए और कोशिश करिए 3-4-6 महीने त्याग दीजिए, उसके बाद आपके पास सफलता है। जैसे कि इन्होंने कितना बढ़िया से इसका यूज़ किया है। तो अच्छा दिव्यांश जी, आपको भी कभी कभी डिप्रेशन तो हुआ ही होगा कि हाँ अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा हो पाएगा, क्योंकि एक आप लंबे दौर में होते हैं तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। तो कब लगा आपको और कैसे बाहर आए आप? सर लगने की बात तो मैंने सोचा था 2019 में फॉर्म पड़ा था, 2020 तक मेरी जॉब क्लियर हो जानी चाहिए थी, लेकिन बाय चांस की बात कोविड आ गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया और 22 का मिड भी निकल गया जी। तो इस बीच बहुत सारी दिक्कतें भी आई, काम सब बंद हो चुका था, पापा को भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी कोविड की। तो उस समय लगा कि यार अब छोड़ दें, जॉब वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ दें, इतना कुछ किया है कहाँ तक छोड़ूं। तो फिर फैमिली वाले भी बोले नहीं तो करो, जो है जैसा है ठीक है चलने दीजिए। तो फिर वही उसी समय सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि कोविड के टाइम में सबके पास ही दिक्कत थी, मेरे पास ही नहीं। तो वही ये कोविड ने तो सबको मतलब परेशान अच्छा खासा करके रख दिया था, लेकिन फिर भी जिन्होंने उस समय हिम्मत रखी तो उनके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो दिव्यांश ने भी बहुत हिम्मत रखी और मैं इनके माँ बाप को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यहाँ तक उन्होंने अपने बेटे को पहुँचाया। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि माँ बाप कोविड में सबसे ज़्यादा पास में ही थे, क्योंकि आप घर से निकल नहीं सकते हो। अगर वो निगेटिविटी बात करते तो बच्चे पे भी बहुत बुरा असर पड़ता। तो अच्छा, आपका जब रिटर्न के लिए आप जा रहे थे जब आपका, तो आपको कब ऐसा लगा कि जो है मैं अच्छा आप कर पाऊंगा और मैं सिलेक्शन हो पाऊंगा? एक टाइम आया होगा, आपको लगा होगा कि अब मेरे में अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो वो कौन से क्षण थे वो? सर मतलब हो जाने वाली बात है, तो शुरुआत तो जब हुई थी तो मेरी बहुत ख़राब थी, कि मैं ऑनलाइन जब टेस्ट वगैरह देता था तो 30 नंबर, कभी 35 नंबर, 40 नंबर ऐसे ही आते थे। कोचिंग भी बहुत अच्छा मेरा मतलब नहीं रहता, सर की डांट बहुत खाई है मैंने, आजम सर की तो बहुत डांट खाई है। लेकिन फिर धीरे धीरे मैं लगा रहा, प्रैक्टिस किया, पढ़ा, अपना जीएस साइंस वगैरह सुधारा। तो लास्ट टाइम जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था उससे 1 महीने के पहले, तो जो भी एसटी लगाता था उसमें 65 प्लस 70 प्लस जब मेरे मार्क्स आने लगे तो मैंने अब हो जाएगा। तो वो टाइम था कि मुझे लगा हाँ अब सही है, सब कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना अच्छे से प्लानिंग करी थी कि ऑनलाइन एसटी लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आप अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि कितना क्लोज हम पहुँच गए हैं रिजल्ट के। जब आपको पता है कट ऑफ से 2-3 नंबर ज़्यादा मेरे आने लगे, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका बहुत स्ट्रांग था जहाँ आपको कम मेहनत करनी पड़ी, कौन सा सब्जेक्ट वीक था, कैसे आप इम्प्रूव कर पाए? सब्जेक्ट की बात करें तो सर मेरा जीएस बहुत वीक था। नॉर्मली सभी का वीक होता है, लेकिन मेरा कुछ ज़्यादा ही वीक था। मुझे इंडिया के बारे में पूरा सही से नहीं पता था, लेकिन इसके उलट मेरा मैथ्स और रीजनिंग और साइंस का पोर्शन काफ़ी, क्योंकि मैं बीएससी किया हूँ तो मुझे साइंस का तो काफ़ी ठीक ठाक था, तो उस पर मैंने ज़्यादा वर्क भी किया। लेकिन लास्ट में जैसे आपने बोला था कि जीएस पे ज़्यादा मेहनत करो, तो मैंने अपनी जो क्या बोलते हैं जीएस की कुछ बुक्स थी तो मैंने उस पर लूसेंट वगैरह अच्छे से पढ़ा, तो उसमें भी ठीक ठाक नंबर मेरे आ गए थे। हाँ देखिए कितना अच्छी प्लानिंग है। देखिए एक बच्चे को अगर सफल होना है तो दिव्यांश से अच्छी से राय ले सकता है। देखिए कितनी अच्छी प्लानिंग है कि जो सब्जेक्ट वीक है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वीक है तो छोड़ो, इसे नहीं पढ़ना है, ये वैसे समझ में नहीं आता है। लेकिन क्या करना है, बाकी नंबर से तो आप ला ही रहे हो, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट अगर आपने उसको एवरेज भी अगर आप ले आते हो और मैथ आपका अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो वीक है उसको छोड़ दिया। तो रिटर्न जब निकल गया, मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आया, तो क्या एक्सप्रेशन थे आपके घर वालों के? सर ये तो मैं आपको बता नहीं सकता कि रिजल्ट आने के 1 घंटा पहले और रिजल्ट आने 1 घंटे बाद के जो हालात थे मेरे घर के और बाहर के जो लोग खड़े थे वो बिल्कुल अलग थे। मतलब एक आपकी नज़र चेंज हो जाती है कि ये क्या हुआ। तो वो तो मैं सबको मैं आपको नहीं बता सकता, वो जो लोग लेंगे सिलेक्शन वो जब खुद करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। तो बहुत कुछ चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में, लोग आपको सुनने लगते हैं, क्योंकि जो पहले तो आपको कोई नहीं सुनता है, कोई ध्यान नहीं देता है, जो लोग फ़ोन नहीं उठाते वो भी आपको फ़ोन करने लगते हैं खुद। तो यह तो बहुत अच्छी बात है, इस जॉब लेने के बाद आपको ये पता चलेगा।
ये तो बहुत, जब रिजल्ट आता है तो दिव्यांश जी हो जाते हैं दिव्यांश की जगह, और एक बात का वैल्यूएशन हो जाता है, नंबर सेव हो जाता है कि चलो भाई अब बच्चा रेलवे में हो गया तो कोई कभी रिजर्वेशन की दिक्कत आएगी तो दिव्यांश है। तो ये काफ़ी हो जाता है। देखिए समय के साथ सबके विचार बदल जाते हैं, तो अगर कभी खराब समय आपका चल रहा है तो लोग निगेटिविटी कमेंट करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते रहो, शांत रहो, तैयारी करते रहो। जब आप सिलेक्शन लोगे तो उनके जो नेगेटिव कमेंट्स थे वो पॉजिटिव में हो जाएंगे और वो आके आपसे यही कहेंगे हमें तो शुरू से ही पता था तुम कर लोगे। ठीक है, ये सब होता है। अच्छा, आपने जब रिटर्न आपका निकल गया तो अभी फाइनल सिलेक्शन तो हुआ नहीं क्योंकि अभी रेस बाकी है, तो रेस के लिए कितनी आपको समस्याएं हुई? क्या आसानी से आपने रेस पार कर ली थी? क्योंकि इसमें दो बाधाएं हैं, एक तो आपका रिटर्न एग्जाम और रेस। सर पहली बात तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दें कि रेस कुछ नहीं होता। रेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कभी दौड़ते नहीं हैं, सिर्फ पढ़ाई करते हैं। तो और लोग भी कहते हैं 1 किलोमीटर 4 मिनट में क्या है, निकल जाएगा आपका। लेकिन सच्चाई ये है कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर निकालना बहुत कठिन होती है। तो जो लोग चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अग्निवीर की या रेलवे ग्रुप डी की, वो रेस पे ज़्यादा फोकस शुरुआत से ही करें। मेरे साथ ही ये था कि मैंने रिजल्ट निकला तो उससे थोड़ा पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं हफ्ता मतलब 10 दिन करीब दौड़ा हूँ तो मेरे लिगामेंट में खिंचाव आ गया। डॉक्टर ने बोला अब तुम 15 दिन दौड़ ही नहीं सकते हैं। तो उस समय तो मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ। फिर ये था कि मैं थोड़ा स्टेडियम मतलब अपना वर्कआउट वगैरह करता रहा, दौड़ नहीं सकता था, वर्कआउट में करता रहा था। तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त थे, 1-2 मिल गए थे मुझे, तो उन्होंने अच्छे से वर्कआउट करवाया। फिर मैंने दवा खाई, कुछ दिन सही हुआ। तो मैं रेस जब होने वाली थी उससे 15 दिन पहले अच्छे से मैंने तैयारी की। थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो रहा था, लेकिन बाबा की कृपा रही, भगवान की कृपा रही, माता पिता का आशीर्वाद रहा, लास्ट में मैंने रेस निकाल दी थी। तो 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होता है। तब बच्चे देखते हैं अरे ये तो टुल्ला, और आसपास भी लोग भड़का देते हैं कि अरे ये तो हो जाएगा आराम से। लेकिन देखिए दिव्यांश जी बता रहे हैं कि उनको कितनी तकलीफ हुई है, क्योंकि जब आप दौड़ने जाते हो तो पूरा फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आप क्या करो, रिटर्न के साथ साथ आप अपनी तैयारी करो दौड़ने की भी। और आपने कितनी देर में 1 किलोमीटर दौड़ लिया था? टाइमिंग क्या थी आपकी? सर वहाँ पर थोड़ा मतलब जो होता है आपका जोश अलग ही तरीके का रहता है। मेरा बाहर कभी भी 4-5, 4-10 से कम नहीं आया, लेकिन वहाँ पर मेरा ठीक 3 मिनट 43 से 40 सेकंड में हो गया। सोचिए 3, जब ग्राउंड पे इनका 4 मिनट आता था, और वहां पर क्या होता है जब आप ज्यादा लोगों के साथ दौड़ते हो और एक होता है कि नहीं बस ये दौड़ बची है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन और ही होता है। तो इनका तो समझ लीजिए 15, 16, 17 सेकंड लगभग कम हो गया। मतलब अगर 4 मिनट में भी ये निकालना है तो भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 4 मिनट 15 सेकंड आपके पास समय है। तो देखिए रेस कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद फिर आप जाते हो मेडिकल के लिए। तो मेडिकल कैसे क्या होता है, रेलवे का कितना समय लग जाता है, और क्या अगर मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डायरेक्ट घर भेज दिया जाता है या कुछ टाइम दिया जाता है? सर मेडिकल भी कोई ईजी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपको तुरंत निकाल कर बाहर ही कर देंगे। लेकिन हाँ ये है कि मेडिकल जो हम लोग जैसे आई टेस्ट करवाते हैं तो बाहर तो आपका 6/6 आसानी से आता है, लेकिन वहाँ पर थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो उनका डार्क रूम होता है, वो वहाँ बैठा देते हैं और उनके स्टैंडर्ड थोड़े हाई रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और बाकी चेकअप की बात है तो लगभग सब कुछ चेक होता है। आपका एक्सरे होगा, सबसे पहले कोविड टेस्ट हुआ था, फिर एक्सरे हुआ था, उसके बाद मुझे ECR प्लेट वगैरह दिखाई गई थी, और कलर विज़न हुआ था, नाइट विज़न हुआ था, और उसके बाद हाइड्रोसील पाइल्स वगैरह चेक हुई थी। मतलब मेडिकल बहुत अच्छे से होता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि अगर कोई आप में प्रॉब्लम निकलती है तो आपको डायरेक्ट बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपसे कहा जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट करा लीजिए, अगर ट्रीटमेंट हो सकता है तो। अगर बिल्कुल ऐसा है कि बाई बर्थ आपके कोई प्रॉब्लम है और जो आपकी जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकता है तो बस आपको बाहर किया जाता है। उसमें सर बाद में आपको जैसे अगर कोई दिक्कत है तो री मेडिकल की अपील का भी टाइम मिलता है। जैसे अभी आपका रिजल्ट आ गया है तो अब री मेडिकल के लिए आपको अप्लाई कर सकते हो आप। 1000 रुपये का ड्राफ्ट बनता है। अगर आप री मेडिकल देते हो, वहाँ पर सही फिट हो जाते हो, तो वो आपका ड्राफ्ट वापस होता है। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो ड्राफ्ट आपका जमा हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए कितना मतलब रेलवे कोऑपरेटिव है आपके साथ। अगर आपको लगता है नहीं ये डॉक्टर ने मेरा ठीक से नहीं किया तो आप री मेडिकल के लिए भी डाल सकते हो। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऐसा बहुत लोग को डर रहता है कि रेलवे के मेडिकल में बाहर होगा तो सीधे बाहर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको काफ़ी चांसेस मिलते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना प्री मेडिकल करा लीजिए। जिस स्टैंडर्ड में आप फिट हो रहे हो उसी जॉब के लिए आप अप्लाई करो, तो ज़्यादा आपको मेंटली भी आप सही रहेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस जो भी है वो आपका फास्ट हो जाएगा। तो दिव्यांश जी, आप एक नौकरी तो पा रहे हैं, ठीक है, इसके बाद आपने क्या सोचा है कि यहीं पर रुकना है या फिर आगे कुछ करना है? तो सर रुकना तो नहीं है, अभी बहुत कुछ, मतलब ये तो शुरुआत है मेरी। आगे की बात करें तो मुझे रेलवे में ही GDC और LDC देना है।
और क्योंकि ये दोनों ऐसे हैं एग्ज़ाम जो आप आसानी से देकर आप प्रमोशन ले सकते हैं। जीडीसी और एलडीसी के बारे में आपको बता दूं, एलडीसी वो मतलब एक तरीके का एग्ज़ाम होता है जिसमें आपके खुद के डिपार्टमेंट, जैसे मेरा टीआईडी डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल वाला, तो आपके टीआईडी के ही लोग मिलेंगे। लेकिन जीडीसी में ये होता है कि आप जितने भी जोन के लोग हैं आपके जोन के, वो सारे लोग देंगे और उससे सिलेक्शन मतलब आगे प्रमोशन ले सकते हैं। और फिर आगे की बात है तो मैं यूपी लोअर पीसीएस के लिए ट्राई कर रहा हूँ, हिंदी पढ़ रहा हूँ आपसे अच्छी खासी। बहुत बढ़िया है। देखिए कितनी नॉलेज इनको अभी से हो गई है। ठीक है, अब ज्वाइन होने वाले हैं ये, और अभी देखिए डिपार्टमेंटल का भी सब इनको पता चल गया कि कितना मिनिमम सर्विस होना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, कैसे क्या जाना चाहिए, और बाकी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कि वो और ऊंची पोस्ट पे पहुंचे, जिससे हमारी सिलेक्शन फोकस कोचिंग का भी नाम रोशन हो, हम लोग का भी नाम रोशन हो, और पूरा इनका हमारा जो सिटी है इनके ऊपर गौरव करे, फख्र करे। तो अच्छा, आप इतनी ऊंचाई तक पहुंच गए हैं तो आपने कुछ समाज से, उम्मीद है कि सही समाज ने आपकी हेल्प करी होगी, तो आपने कुछ सोचा है रिटर्न करने का समाज को? सर रिटर्न करने का तो समाज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि मतलब जब आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं और सपोर्ट से ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, चाहे टीचर्स हों, आपके फ्रेंड्स हों या फैमिली हो, मतलब सपोर्ट तो आपको चाहिए। और समाज की बात करने की बात है तो अब जो भी मुझे मिलेगा उसका कुछ परसेंट से मैं बुक्स वगैरह जो ज़रूरतमंद है उनको दूंगा। दूसरी बात, अगर कोई मेरे पास आएगा कि भाई मुझे मदद चाहिए तो मैं खुले दिल से मतलब बिना किसी दिक्कत परेशानी के उसको कोचिंग की मतलब तैयारी करवा दूंगा। बाकी अगर कोशिश रहेगी मेरी कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल कर लोगों को सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि ये सबसे अच्छा माध्यम है, ज़्यादा लोगों को आप सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से, भले आप अच्छा पढ़ाओ या ना पढ़ाओ लेकिन कर सकते हो जो आपको आता है। ये कितना अच्छी बात, कितने अच्छे विचार हैं इनके कि जो भी इनकम इनकी होगी, जो सैलरी इनको मिलेगी जॉब के टाइम, तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो ये बुक्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करेंगे, जो बेचारे बच्चे बुक्स पर खरीदने में भी उनको दिक्कत होती है। और मेरा ही मानना ये कि किसी को भी आप पैसों से मदद मत कीजिए, क्योंकि एक बार कर दोगे, अगर आपने उसे बुक्स दिला दी, बुक्स बहुत बड़ी ताकत हैं जो उसका जीवन पूरा सुधार देंगी, और बड़े होके वो और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा भारत नंबर 1 हो जाएगा शिक्षा में, और शिक्षा में जैसे ही नंबर 1 होगा क्राइम रेट तुरंत कम हो जाएगा। जब सब लोग पढ़ लिख जाएंगे तो क्यों क्राइम करेंगे, अपनी इज्जत को उनको प्यारी होगी और देश हमारा बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि दिव्यांश अपनी लाइफ में दिन पे दिन तरक्की करें और बहुत लोगों की हेल्प करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।